हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस। किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेता है या पूर्व चिंतन कर लेता है। ये पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान ही प्राकल्पना या फिर हाइपोथेसिस कहलाती है। ठीक है, प्राकल्पना कह सकते हैं, उपकल्पना कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो जो पूर्वानुमान लगाया जाता है यही हाइपोथेसिस कहलाती है। उदाहरण के लिए, अगर हम सामान्य ज्ञान और अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि युवाओं में बेरोजगारी बढ़ते अपराध का प्रमुख कारण है, यह हमारे अनुसंधान में प्राकल्पना कहलाएगी। ठीक है, यह हमारी हाइपोथेसिस कहलाएगी। हम अपने अध्ययन में देखने का प्रयास करेंगे कि बेरोजगारी और अपराध के बीच क्या संबंध है, हमारा पूर्वानुमान सही है अथवा गलत है। ठीक है, हमारा उद्देश्य जो है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ये प्राकल्पना जो है इसे सही या गलत साबित करना नहीं होता है, वरन वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को ढूंढना हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, हमारा ये मकसद नहीं होना चाहिए कि जो प्राकल्पना हमने डिसाइड करी है उसी को हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ किसी चीज़ को नहीं करना है, जो वास्तविकता है, जो वास्तविक फैक्ट्स है, उनको सामने लाना है। ठीक है, जो गुडेर हॉट है, इन्होंने बोला था कि प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि में सहायक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो, और फाइनल में जब हम रिसर्च को कंप्लीट करने के बाद जो सिद्धांत बना लेते हैं, ठीक है, जो थ्योरी हम डेवलप करते हैं, उनके बीच की जो आवश्यक कड़ी है वो एक वो हाइपोथेसिस है। ठीक है, प्राकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य कथन है। मतलब जो प्राकल्पना हम सेट करते हैं वो अनुभव के आधार पर परीक्षण की जाती है। ठीक है, वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, बोगार्डस के अनुसार प्राकल्पना एक काम चलाओ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। ठीक है, लुंडबर्ग कहते हैं प्राकल्पना एक प्रस्थापना प्रोपोजिशन है जिसका परीक्षण किया जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यंग के अनुसार एक कार्यवाहिक विचार है जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहिक प्राकल्पना माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम सोर्स की बात करें, अब इन डेफिनेशन से हमने समझा कि प्राकल्पना है क्या। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है। अब हम उसके सोर्स देखेंगे कि किन आधार पे, किन सोर्स का सहारा लेकर हम प्राकल्पना का निर्माण कर सकते हैं, कि हाइपोथेसिस बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो सोर्स है वो है जनरल कल्चर। जनरल कल्चर के तीन कंपोनेंट होते हैं: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, कॉमन कल्चर को हम समझ लेते हैं। कॉमन कल्चर से मतलब है जिसे हम हिंदू धर्म से या मोहम्मदन धर्म से या भारतीय जो समाज है उसकी संस्कृति में हम रह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर पूर्वानुमान लगाने की या एक कैपेसिटी डेवलप होती है। हमें जो समझ है, समाज की जो समझ है वो डेवलप होती है। ठीक है, उसके आधार पे हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम एक प्राकल्पना का निर्धारण कर सकते हैं। हम जो टॉपिक है उसको, तो उसकी समझ हमें समाज के द्वारा भी मिलती है, हमारी संस्कृति के द्वारा भी मिलती है। तब हम अपने एक व्यू रख सकते हैं, जो उसका एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, और उसका उपकल्पना निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वैज्ञानिक सिद्धांत। कई प्राकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। ठीक है, जो सिद्धांत पहले से बनाए जा चुके हैं। ठीक है, कुछ समाज वैज्ञानिकों द्वारा जो जो सिद्धांत बनाए जा चुके हैं, वो हमारे आने वाली रिसर्च का जो उपकल्पना है, हाइपोथेसिस है, उसके बनाने का आधार बनता है। ठीक है, जैसे कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर आज भी कई समाज वैज्ञानिक अपनी प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, उस स्टडी जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स ने दिया था, उसके आधार पे उसको बेस बनाकर आज भी कई सारे समाज वैज्ञानिक अपनी प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो सोर्स था, सेकंड सोर्स क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांत। वो सिद्धांत जो ऑलरेडी समाज वैज्ञानिकों या कोई भी जो विद्वान है उन्होंने डेवलप किया है अपनी स्टडी के थ्रू। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी के थ्रू उन्होंने डेवलप किया है, उसका यूज़, उसको सोर्स मानकर हम अपनी उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है एनालॉजीज या सादृश्यताएं। सादृश्यताएं का मतलब होता है समरूपताएं। ठीक है, समरूपताएं भी प्राकल्पना को जन्म देती है। जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शरीर रचना से ली थी। मतलब जैसे हमारी बॉडी होती है उसी तरह से समाज भी अब काम करता है। जैसे शरीर में अंग होते हैं, हाथ अपना काम करता है, मुंह अपना काम करता है, पैर अपना काम करता है, कान अपना काम करता है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने ठीक उसी की जो कंपेयर जो किया था समाज से किया था। ठीक है, मतलब जीव से जो कंपेयर किया था वो समाज से किया था। समाज के लिए भी उन्होंने आवश्यक चीज़ें बताई थी, जैसे संस्थाएं यहाँ पे काम करती है। ठीक है,
संगठन यहाँ पे काम करते हैं, समूह यहाँ काम करते हैं, ठीक है। उस तरह से इन्होंने बताया था, और उन्होंने बताया था कि आपस में जो इनका संबंध होता है ना, जिस तरह से जीवों का शरीर होता है उनमें प्रकार्यात्मक संबंध होता है, सबका अपना एक काम फिक्स होता है और वो आपस में एक दूसरे को प्रकार्यात्मक रूप से सहयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से सही तरह से सोसाइटी के चलने के लिए भी सामाजिक जो इकाइयाँ हैं, जो संगठन है, समूह है, सब के बीच में प्रकार्यात्मक संबंध होता है और समाज के सुदृढ़ रूप से चलने में वो सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे लुई पास्चर ने चेचक के टीके का आविष्कार गायों में होने वाले चेचक की सादृश्यता के आधार पर किया। मतलब उन्होंने चेचक का जब टीके का आविष्कार किया था तब गायों में जो चेचक का रोग होता था उसको बेस मान के किया था। मतलब उन्होंने समरूपता देखी थी दो चीज़ों के अंदर। स्पेंसर की बात करें तो शरीर की जो समरूपता है उन्होंने समाज के साथ की थी। लुई पास्चर की बात करें तो गायों में जो बीमारी होती थी चेचक, उसकी जो समरूपता देखी थी वो व्यक्ति में देखी थी। व्यक्ति के जो चेचक के जो बीमारी होती है उसके साथ उसका कंपैरिजन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव। कुछ व्यक्तिगत अनुभव इंसान के होते हैं खुद के भी, उसके आधार पर भी वो अपनी प्राकल्पना का निर्माण करता है। ठीक है, उसके खुद के अनुभव होते हैं, जैसे गांव में रहने का किसी को अनुभव है या शहरों में रहने का उसको अनुभव है, तो वो जो टॉपिक उनसे संबंधित है, जैसे गांव से संबंधित हो, ग्राम पंचायत संबंधित कोई टॉपिक है, ठीक है, तो वो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी अपने प्राकल्पना का निर्माण कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्यूशन। ठीक है, ये नेक्स्ट सोर्स देखिए, अंतःप्रज्ञा। कई बार लोग मेरा मन ऐसा कहता है, ये उनकी अंतःप्रज्ञा है। ठीक, कई बार लोग ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि जैसे मेरा मन ऐसा कहता है, ये उनकी अंतःप्रज्ञा है। हालांकि इस तरह की प्रकल्पनाओं का परीक्षण करना कई बार बहुत कठिन होता है। ठीक है, इसका कोई बेस नहीं होता, एक साइंटिफिक आधार नहीं होता है। व्यक्ति को लगता है कि ठीक है मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मेरा मानना है, तो उसी को वो अपनी हाइपोथेसिस बना लेता है। ठीक है, उसी को अपनी प्रकल्पना मान लेता है। हालांकि इसको प्रूफ करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट अगर वो साइंटिफिक रूप से सोचता है, ठीक है, उसकी अंतःप्रज्ञा जो कहती है, वो साइंटिफिक फॉर्म में अगर सोच रहा है, आध्यात्मिक फॉर्म में अगर सोच रहा है, तो शायद उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको प्रूफ करना। लेकिन वो साइंटिफिक सोच रहा है तो आसानी से परीक्षण करके वो उस प्रकल्पना को प्रूफ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सोर्स है वो है रिसर्च एंड लिटरेचर। ठीक है, पुराना जो अनुसंधान है और जो उपलब्ध साहित्य है, ठीक है, उसको आधार मानकर या उसका जो सोर्स है वहाँ से भी हम लोग उसका अध्ययन करके भी अपनी उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ गुड हाइपोथेसिस। एक प्राकल्पना की क्या विशेषताएं होती है, अच्छी प्राकल्पना की क्या विशेषताएं होती है। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो है क्लैरिटी। जो भी प्राकल्पना होगी उसमें क्लैरिटी होगी, चाहे भाषा के लेवल पे चाहे अवधारणा के लेवल पे। ठीक है, वो साफ़ सुथरी होगी, लोग इजीली उसको समझ पाएंगे। ठीक है, और रिसर्च उसको बहुत अच्छे समझ पाएगा, और जब जिस रिसर्च में वो यूज़ कर रहा है वो भी स्पष्ट हो, ठीक है, क्लियर हो मतलब। नेक्स्ट है जो प्राकल्पना बनाई जाएगी उसमें प्रयोग सिद्धता होनी चाहिए। ठीक है, एम्पेरिकल होनी चाहिए वो। तो इस तरह के अवधारणाओं को प्रयोग किया जाना चाहिए जिनकी प्रयोगसिद्धता संभव हो। प्राकल्पना वैज्ञानिक तथा वास्तविक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कुछ प्राकल्पनाएं हम लेते हैं, जैसे जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह की प्राकल्पनाएं नहीं बनाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हें वैज्ञानिक आधार नहीं है इसको साबित करने का, ना कोई इनको स्टडी करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की प्राकल्पनाओं का निर्माण भी ना करें जो प्रयोग सिद्धता जिसको प्रयोग रूप में सिद्ध करने में ही समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट है जो भी हाइपोथेसिस है उसमें विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, प्राकल्पना इस तरह की होनी चाहिए कि जो रिसर्च का टॉपिक लिया गया है उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिन पे हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनको फोकस करती हुई वो प्राकल्पना होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। उपलब्ध परिविधियों से संबंध होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने जो उपकल्पना जो हमने बनाई है, जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है, जब हम उसको प्रूफ करें तो जो साइंटिफिक मेथड है ना उससे हम उसको प्रूफ कर पाएँ। ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो अवेलेबल साइंटिफिक जो मेथड है वो ही उस पर लागू हो। कई बार जो साइंटिफिक मेथड है वो नए तरह से डेवलप भी किए जा सकते हैं। ठीक है, बट इस तरह से तो कम से कम होनी चाहिए कि वो जो साइंटिफिक मेथड या रिसर्च जो मेथड्स है उनको उस पर लागू किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है सिद्धांत समूह से संबंधित होनी चाहिए, मतलब रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थ्योरी। प्राकल्पना और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर है और विज्ञान के विकास के लिए प्रकल्पनाओं का निर्माण संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। मतलब ये कि जो सिद्धांत डेवलप करने वाले हैं हम,
ठीक है, इसका रिसर्च का जो फाइनल कंक्लूजन आने वाला निष्कर्ष आएगा, तो उसमें जो सिद्धांत हम डेवलप करने वाले हैं उसका जो कनेक्शन है वो प्राकल्पना के साथ होता है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो जो प्राकल्पना हम बनाए वो सिद्धांत समूह से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सिंपलिसिटी, उसमें सरलता होनी चाहिए। प्राकल्पना में अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, बस उन्हें ही प्राकल्पनाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, बाकी को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो स्पष्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और सिद्धांत समूह से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, उपलब्ध परिविधियों से संबंध होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, प्राकल्पना के क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है इसका रिलेटेड टू, यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है फ्रेंड्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, सकारात्मक कथनों से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो प्राकल्पनाएं जो सकारात्मक कथनों से संबंधित हो। जैसे कुछ प्राकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक दयालु होती, इसमें पॉजिटिविटी है। ठीक है, आप देख सकते हैं पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक दयालु होती है। या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, या महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक अपराध करते हैं। ठीक है, इसमें पॉजिटिविटी है। ठीक है, नकारात्मक कथनों से संबंधित देखिए, कुछ प्राकल्पनाओं का संबंध नकारात्मक कथनों से होता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक दयालु नहीं होती है, इसमें नहीं वर्ड यूज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे देख लीजिए, इसमें नहीं वर्ड यूज किया गया। ठीक है, या महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक अपराध नहीं करते हैं, तो ठीक है, ये नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शून्य कथनों से संबंधित रिलेटेड टू नल स्टेटमेंट। इस प्रकार की प्राकल्पना में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की दयालुता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। हम अपनी जो प्राकल्पना है वो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों संभावनाओं के साथ व्यक्त करते हैं। जब हम उसको फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं, डाटा के साथ एनालाइज करके हम देखते हैं, तो हमें जो उसका जो कंक्लूजन निकल के आता है, ठीक है, या तो हमारे नल हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस प्रूफ होती है या फिर डिनाई होती है, या तो मान ली जाती है या फिर वो नकार दी जाती है। ठीक है, तो इसमें दोनों तरह की संभावना होती है, सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टाइप है वो है वर्किंग हाइपोथेसिस। ठीक है, ये अस्थायी एवं महत्वपूर्ण विचार है। ठीक है, वर्किंग हाइपोथेसिस ये अस्थायी है और एक महत्वपूर्ण विचार है। ये किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार हो सकता है। जो जो अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है वो उसमें परिवर्तन एवं संशोधन करता जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि वो प्रारंभिक विचार को पूरी तरह त्याग कर उसके स्थान पर नई प्राकल्पना बना ले। उदाहरण के लिए पहले वैज्ञानिकों को लगा परमाणु अविभाज्य है, ठीक है, परंतु बाद में उन्हें ये प्राकल्पना बदलनी पड़ी जब ये ज्ञात हुआ कि परमाणु का और अधिक विभाजन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो वर्किंग हाइपोथेसिस उसको समझ गए आप। कई बार हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम इस तरह की हाइपोथेसिस तब बनाएंगे जब इसमें क्या करते हैं, कोई भी जो विचार है हमारे माइंड में जो कि हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और रिलेटेड टू जो थ्योरी हम डेवलप करना चाहते हैं उससे, ठीक है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें हमने बनाया, हमें लगता है कि ये ठीक है, ये हाइपोथेसिस ठीक है ना। लेकिन हम जब जैसे जैसे रिसर्च बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम फाइंडिंग करते जाते हैं या डाटा कलेक्शन करते जाते हैं, हमें लगता है कि जो हमारा जो हाइपोथेसिस है ये पूरी तरह से ठीक नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो हम उसमें बदलाव भी कर सकते हैं या फिर उसको हम पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। एक नया जो हाइपोथेसिस है तब हम उस लेवल पर भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। ठीक है, इस प्रकार की जो हाइपोथेसिस है उसके बारे में भी देख लेते हैं। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से कोई एक कारक ही प्रमुख होता है, अन्य कारक सहायक कारक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार की हाइपोथेसिस में ये ज्ञात किया जाता है कि यदि किसी एक चर में, एक वेरिएबल में परिवर्तन किया जाता है तो वह किस सीमा तक दूसरे चर को या दूसरे वेरिएबल को प्रभावित करता है। ठीक है, इस तरह के जो हाइपोथेसिस है इसमें विश्लेषण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, हम ये मानते हैं कि जो बच्चा माता पिता की बात नहीं मानता वो अपराधी प्रवृत्ति का बनता जाता है, या जो बच्चा स्कूल में नहीं जाता वो बच्चा
अपने जीवन में कामयाब नहीं बन पाता है। ठीक है, तो हम जो दो चर है हमारे, एक तो बाद का चर जो कि कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये पहला चर जो स्कूल में नहीं जा रहा है। ठीक है, दोनों चरों के बीच में विश्लेषण करके हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, दोनों का एक अंतर जो संबंध है उन उसको ज्ञात करते हैं, कार्य कारण जो संबंध है उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, और विश्लेषण करके देखते हैं कि जो पहला चर है और जो सेकंड चर है उसके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित प्राकल्पना। ठीक है, कंसर्न विथ कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ठीक है, इस प्राकल्पना में क्या होता है, जो निष्कर्ष है, ठीक है, उसी को आधार माना जाता है, उसी को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण परीक्षा की जाती है। विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें संबंधनात्मक प्राकल्पना या रिलेशनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक आत्महत्या में संबंधनात्मक प्राकल्पनाओं को विकसित किया। ठीक है, दो जो इन्होंने कंक्लूजन दिए उसमें इन्होंने रिलेशनल हाइपोथेसिस को डेवलप किया था। ठीक है, जैसे पहला जो किया था, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। ठीक है, जो सुसाइड बुक लिखी थी ना इन्होंने, उसमें इन्होंने बताया था कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। गांवों की अपेक्षा शहरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये गलत लिखे यहाँ पे, यह शहर है, शहर। ठीक है फ्रेंड्स, शहरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये इन्होंने इस तरह की उपकल्पना का जो प्रयोग किया था वो किया था दुर्खिम ने। किस टाइप की, कंसर्न विथ कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप, जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।